सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अपनी लर्निंग सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन उसके पहले हमने जितने टॉपिक्स के बारे में पढ़ा एक रिकैप करते हैं उन सभी बिंदुओं को कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हमने पढ़ा इस चैप्टर के ओवरव्यू को, फिर आफ्टर हमने देखा कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है, जिसमें महात्मा गांधी जी ने 3 बड़े सत्याग्रह भारत में चंपारण, खेड़ा और गुजरात यानी अहमदाबाद में लॉन्च किया। बड़ी सफलता से प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह भी लॉन्च किया रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट क्या है हमने वो देखा कि एक ऐसा कानून, एक ऐसा ब्लैक लॉ जो विदाउट एनी ट्रायल यानी बिना किसी सुनवाई के किसी भी सस्पेक्टेड व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल में डाल सकती है। यानी कि बिना किसी सुनवाई के, बिना उसको अपना पक्ष रखे हुए भी उसको 2 साल के लिए गिरफ्तार कर सकती है किसी भी सस्पेक्टेड व्यक्ति को। तो कुछ इस प्रकार के नियम का विरोध करने के लिए, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, जो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास हुआ एक काला कानून था, इसका विरोध भारतीय करना शुरू कर देते हैं और महात्मा गांधी जी इसको रॉलेट सत्याग्रह का रूप देते हैं, जिसको हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया। और रॉलेट सत्याग्रह में एक मेजर एक घटना घटती है जिसको हम लोग बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हम जानते हैं कि 6 अप्रैल को महात्मा गांधी अपनी हड़ताल को स्टार्ट करते हैं रॉलेट सत्याग्रह के साथ। और इसके बाद 10 अप्रैल को एक पीसफुल प्रोसेशन था और ये प्रोसेशन अमृतसर में हो रहा था और उस पीसफुल प्रोसेशन पे अंग्रेज गोलीबारी चलाते थे, फायरिंग करवा देते, जिसकी वजह से वो पूरी भीड़ उग्र हो जाती है और फाइनली क्लैश गवर्नमेंट और जनता के बीच में हो जाता है। ऐसा देखते हुए गवर्नमेंट इस चीज को रिप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, मार्शल लॉ को इम्पोज कर देती है अमृतसर में। और मार्शल लॉ कहीं ना कहीं इससे कुछ लोग इसके बारे में जानते भी थे, कुछ लोग इससे अनभिज्ञ थे। और दिन था 13 अप्रैल 1919 का। जलियांवाला बाग एक प्लेस है जहां पर कुछ लोग बैसाखी का त्यौहार जो एनुअल फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग वहां पर प्रोटेस्ट के लिए भी इकट्ठा हुए थे। इसकी सूचना जब जनरल डायर को मिलती है, जो कि इस पूरे मार्शल लॉ का हेड एंड कमांडर था, वो वहां पर अपने पूरे ट्रूप्स के साथ पहुंचता है, एग्जिट पॉइंट को क्लोज करता है और जो अनआर्म्ड यानी जिस निहत्थे जो भारतीय लोग थे उनके ऊपर ओपन फायर करवाता है और सैकड़ों लोगों की क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं ओपन फायर होने की वजह से हंड्रेड्स वर किल्ड, हमने पढ़ा था। तो कुछ इस तरीके की घटना घटी जिसको हम लोग जलियांवाला बाग इंसिडेंट बोलते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर बोलते हैं। अब इस घटना को जब महात्मा गांधी देखते हैं और चूंकि इसी के साथ साथ हम जानते हैं जब इसकी सूचना नॉर्थ इंडियन पार्ट्स में पहुंचती है तो पूरा गवर्नमेंट और जनता के बीच में एक बार फिर से क्लैश शुरू हो जाता है, डिस्प्यूट शुरू होता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। महात्मा गांधी जी हिंसा के पुजारी तो है नहीं, अहिंसा के पुजारी हैं। वो देखते हैं कि उनके पूरे सत्याग्रह में हिंसा शुरू हो गई, इसलिए वो कॉल ऑफ कर लेते हैं मूवमेंट को, रॉलेट सत्याग्रह को फाइनली कॉल ऑफ कर लेते हैं। तो आई होप आपने इस पूरे रिकैप को अच्छे समझ लिया होगा। अब हम लोग इन पूरे सभी टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स को हमने पढ़ा उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं। सबसे पहला, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्ट्स अबाउट द न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएटेड इन इंडिया बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जैसे पहली हेडिंग हमने पढ़ा था द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस प्रकार की इकोनॉमिक सिचुएशन को क्रिएट कर दिया, कहां पर, भारत में। हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ता है और डिफेंस एक्सपेंडिचर के बढ़ने की वजह से उसको वॉर लोन के थ्रू, टैक्स को बढ़ा करके और भी तमाम माध्यमों से भारतीयों से वसूलने का पूरा जो है कार्यक्रम चल रहा था अंग्रेजों का। तो उन्हीं सब एस्पेक्ट को हमें इसमें कंक्लूड करना है। लेकिन लिखा हुआ क्वेश्चन कि किसी 3 फैक्ट्स के बारे में आपको लिखना है जिसने नई इकोनॉमिक सिचुएशन को क्रिएट कर दिया भारत में। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण भारत में जो है नई इकोनॉमिक जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसके बारे में हमको लिखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके द्वारा 1919 में जो कानून पारित हुआ था रॉलेट एक्ट, जिसमें कि विदाउट ट्रायल किसी भी व्यक्ति को, सस्पेक्टेड व्यक्ति को 2 साल के लिए डायरेक्ट जेल हो सकती है। इस कानून के प्रति इंडियन लोगों का जो रिएक्शन था वो क्या था, वही हमको इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में लिखना है कि जो रिएक्शन ऑफ इंडियन पीपल है किसके अगेंस्ट में, और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च a nationwide सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919 एंड हाउ इज इट ऑर्गेनाइज्ड, एक्सप्लेन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि
गांधी जी ने डिसाइड किया, गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया कि वो लॉन्च करेंगे एक नेशन वाइड, राष्ट्रव्यापी क्या, सत्याग्रह, किसके अगेंस्ट में, द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1990, जो 1919 में जो प्रस्तावित जो रॉलेट एक्ट था उसके विरोध में गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह लॉन्च करने के लिए, और कैसे उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। यानी कि हमें सत्याग्रह के बारे में, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में डिटेल वे में एक्सप्लेन करना है। ये कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर भी आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो हम आपको इन्फॉर्म आने वाले वीडियोस में कर देंगे। फिलहाल टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो अब तक की जो क्रोनोलॉजी हमारी रही है उसको हम समझ चुके हैं। क्या रही है क्रोनोलॉजी? हमने देखा कि नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने देखा कि कैसे, जैसे यूरोप में, जैसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा कि यूरोप में राष्ट्रवाद पैदा होता है अलग अलग स्टेप्स के थ्रू। तो आखिर भारत में भी राष्ट्रवाद जो पैदा होता है वो किन किन चरणों से होकर गुजरा है, वही बेसिकली इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, जो कि हम लोग जान चुके हैं। तो अब ये जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है राष्ट्रवाद की, वो भारत में कैसे इमर्ज होती है वही हमको पढ़ना है। यानी कि सबसे पहली घटना हमने पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा, लोग अंदर राष्ट्रवाद कैसे पैदा होना शुरू हो गया। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसी के जस्ट उसी टाइमलाइन में आपके एक भारत में नए लीडर्स की एंट्री होती है, नाम जानते होंगे महात्मा गांधी जी। इसके बाद वो आते हैं तो अपने सत्याग्रह करते हैं 17 में और 18 में, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में। इसके बाद रॉलेट एक्ट आता है, उसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह करते हैं, और उसी दरमियान में एक बड़ी इंसिडेंट, बड़ी भयावह स्थिति, बड़ी ही भयावह घटना हमें देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी, अब क्या उनका अगला कदम क्या होगा वो इस टॉपिक में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। क्या है कि while the रॉलेट सत्याग्रह had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns। रॉलेट सत्याग्रह एक बड़ा मूवमेंट था, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि ये सिटीज और टाउन्स में ही क्या था, लिमिटेड रह गया। भाई कंट्री साइड में कहीं कहीं ये स्प्रेड नहीं हो पाया, ये मोस्टली लिमिटेड रह गया। कहाँ पर? सिटीज में और टाउन्स में। जिसकी वजह से महात्मा गांधी ये डिसाइड करते हैं, ये महसूस करते हैं कि दैट नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करने की जरूरत को वो क्या करते हैं, महसूस करते हैं। महसूस करते हैं। ठीक है, कि अब देखो छोटे छोटे मूवमेंट को लॉन्च करने से काम नहीं चलेगा, हमें एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना होगा। अब ऐसा उन्होंने सोचा रॉलेट सत्याग्रह के बाद कि अब हमको ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने मूवमेंट को सिटीज में और टाउन्स में ही लिमिटेड रखना है, हमें अपने मूवमेंट को एक ब्रॉड बेस्ड बड़े स्तर पे जो है, जो कि राष्ट्रव्यापी स्तर पे हो, जिसमें मैक्सिमम लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी लोग एक साथ आए और बड़े पैमाने पे इस मूवमेंट को जो है किया जाए, लॉन्च किया जाए। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट द ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। और ये चीज भी उनको पता थी कि ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी मूवमेंट लॉन्च नहीं किया जा सकता है विदाउट द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। यानी हिंदू और मुस्लिम को बिना एक साथ लाए किसी बड़े मूवमेंट को अंजाम देना, वो कहीं ना कहीं उनको असंभव दिखता था महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी जी महसूस कर रहे हैं रॉलेट सत्याग्रह के बाद कि भाई साहब कि हमें नीड है, जरूरत है लॉन्च करने की एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट की, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट लॉन्च नहीं हो सकता कब, बिना हिंदू और मुस्लिम को साथ लाए ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट लॉन्च नहीं हो सकता। जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, और कहीं ना कहीं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती भी है। वो अपॉर्चुनिटी होती है खिलाफत इशू। अब ये खिलाफत इशू क्या है उसके बारे में हम समझते हैं कि वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। एक रास्ता उनको मिला कि भाई खिलाफत इशू को हम उठाएंगे, उसको मुद्दा बनाएंगे। लेकिन ये खिलाफत इशू क्या है उसको सबसे पहले समझना होगा, और ये चीजें हमको ये पता भी है कि एक टाइमलाइन है, जो क्रोनोलॉजी है 1914 टू 1918। ये किसकी क्रोनोलॉजी है, किसकी टाइमलाइन है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका 18 में खत्म हो चुका था, और हम जानते हैं कि ब्रिटिश जो ब्रिटेन था वो उसमें शामिल था, और ब्रिटिश जिस गुट में था, जो ब्रिटेन जिस गुट में था, जिस ग्रुप में था, वही ग्रुप जीता था। और जो ग्रुप हारा था उसमें एक देश था, एक आप बोल सकते हो, देश ही बोल सकते हो, ऑटोमन एम्पायर था। और ऑटोमन एम्पायर का जो हेड ऑफ द बॉडी है,
यानी वहाँ का जो सम्राट बोल सकते हो, जो वहाँ का जो पॉलिटिकल हेड बोल सकते हो, वो इस्लामिक वर्ल्ड का भी लीडर था, जिसको हम लोग हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड बोल सकते हैं या फिर खलीफा बोल सकते हैं। यानी मुस्लिमों में भी जो हेड होते हैं, जो धर्म गुरु जिसको हम बोल सकते हैं, वो हार गए थे, जो खलीफा थे। और ये र्यूमर चारों तरफ फैला हुआ था कि जो अब जीते हुए देश हैं उन पे कठोर संधि इंपोज करेंगे, हार्श पीस ट्रीटी को इंपोज करेंगे। और ये र्यूमर चारों तरफ चल रहा था। तो विश्व भर के जितने भी मुसलमान थे, जो मुस्लिम लोग थे, इस्लाम को मानने वाले जो लोग थे, वो अपनी संवेदना जो है उनके साथ रखना शुरू कर दी और उनको लगने लगा किसी तरीके से अपने इस स्पिरिचुअल हेड को प्रोटेक्ट किया जाए। और यही मुद्दा था खिलाफत वाला मुद्दा। और इसी मुद्दे को गांधी जी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। क्या मुद्दा है, फिर से एक बार समझते हैं कि व्हाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड टू मोस्टली सिटीज। लेकिन जब महात्मा गांधी के दिमाग में खिलाफत इशू वाला आइडिया आता है, या उस वक्त जो आता है, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होने वाला है। कैसे? हम जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो एंड होता है विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। ऑटोमन टर्की हार जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और उसी के साथ वर्ल्ड वार खत्म भी हो जाता है। और इसमें ये रूमर फैल जाता है, एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड। एक कठोर संधि, हार्श पीस ट्रीटी, ट्रीटी मतलब संधि, एक हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड। वो इम्पोज्ड होने वाली है किसके ऊपर? ऑन द ऑटोमन एम्परर। किसके ऊपर? ऑटोमन एम्परर। और इस ऑटोमन एम्परर को द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड क्या बोल सकते हैं? द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, यानी कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका जो स्पिरिचुअल हेड है, वो आपका जिसको हम खलीफा भी बोलते हैं, उसके ऊपर, यानी ऑटोमन टर्की के जो एम्परर है उसके ऊपर एक हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड बाय द विनर कंट्री। जो जीते हुए देश हैं उसके ऊपर एक कठोर संधि जो है थोपने वाले हैं। तो जितने वर्ल्ड के मुस्लिम थे उनकी भाई संवेदना जागेगी, उनको लगेगा कि अपने इस खलीफा को कैसे हम प्रोटेक्ट करें। तो खलीफा से ही आपका खिलाफत इशू बना हुआ है मामला, यहां से आपको ये समझना है। टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर, जो खलीफा की जो सांसारिक शक्ति है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनती है। कहां पर? भारत में भी बनती है, वो भी कहां पर? बॉम्बे में। कहां बनती है? बॉम्बे में। तो वही लिखा है कि टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1990, यानी मार्च 1919 में इस प्रकार से जो भारत के जो मुस्लिम थे वो एकजुट होकर उस खलीफा की, जो ऑटोमन टर्की का जो हारा हुआ एम्परर था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाते हैं, एक सदस्य, एक गठबंधन या समझ लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, या फिर एक जो भी समझ लो कमेटी बनाते हैं, जिसका नाम वो देते हैं खिलाफत कमेटी। और इसको मार्च 1919 में बनाते हैं। और इसको लीड करते हैं कौन? अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली। यानी मोहम्मद अली और शौकत अली, दो जो अली ब्रदर, इनको अली ब्रदर भी कहा जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों यंग ब्रदर जो हैं वो इसको लीड करते हैं। और ये लोग डिस्कस करना भी शुरू कर देते हैं किसके साथ? महात्मा गांधी के साथ, अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। और इस इशू पे वो अली ब्रदर महात्मा गांधी से डिस्कस करना शुरू करते हैं कि कैसे हमको क्या करना चाहिए। अब इसी चीज को क्या कि गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, इसी चीज को महात्मा गांधी जी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। कैसे देखते हैं? अवसर की तरह देखते हैं। टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट, यानी यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट में एक छाते के अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाने का एक सुनहरा अवसर महात्मा गांधी जी इस एक्टिविटी को देखते हैं। और जिसकी वजह से एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस अदर लीडर ऑन द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। तो कलकत्ता में आपका जो कांग्रेस का सेशन होता है, सेशन का मतलब हर साल कांग्रेस जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में अपने अधिवेशन करती थी, सेशन करती थी। तो जो 1920 में सितंबर में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उसमें महात्मा गांधी जी ने कन्विंस कर लिया दूसरे लीडर्स को कि भाई अब जरूरत है किसकी? स्टार्ट करने की, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, एक असहयोग आंदोलन की। यहां से एक शब्द आएगा असहयोग, मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे, हम सहयोग नहीं देंगे। किसको? अंग्रेजों को। यानी खिलाफत इशू को
खिलाफत इशू के माध्यम से मुस्लिम और हिंदू को क्या करते हैं, एक साथ लाते हैं एक छाते के अंदर, और सभी लीडर्स को भी कन्विंस करके फाइनली जो कलकत्ता सेशन 1920 में होता है। क्वेश्चन यहाँ से सेशन से बनते हैं कि 1920 में जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। और इसी सेशन में महात्मा गांधी जी सभी लीडर्स को, और मुस्लिम तो साथ में थे ही उनके, और बाकी जो लीडर्स थे उनको भी कन्विंस कर लेते हैं कि वो भी जो है इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में साथ दें, सपोर्ट करें। किसको किसको, खिलाफत इशू को और एज वेल एज स्वराज को। स्वराज और खिलाफत दोनों क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। यानी कि कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। क्या आने वाला है, हमने कहानी में अब तक पढ़ा, सत्याग्रह देखा, रॉलेट एक्ट देखा, उसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह देखा, और फिर उसी में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। और उसके बाद महात्मा गांधी सोचते हैं कि हमें एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को लॉन्च करने की जरूरत है, जिसमें वो खिलाफत इशू को अपनी अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि खिलाफत इशू के माध्यम से हम जो है एक बड़े स्तर पे हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाकर एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि उनको पता था कि कोई भी एक बड़ा मूवमेंट बिना हिंदू और मुस्लिम को साथ लाए नहीं लॉन्च किया जा सकता। तो स्वराज और खिलाफत इशू को मिलाकर महात्मा गांधी जी एक नया मूवमेंट लॉन्च करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब मन में आपके प्रश्न आ रहा होगा कि मूवमेंट का नाम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी अगले हेडिंग जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वाई। ये आपको समझना पड़ेगा कि वाई क्यों किया है, इस मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन ही क्यों कहा गया, असहयोग ही क्यों कहा गया कि हम सहयोग नहीं करेंगे। हम सहयोग क्यों भाई इसको सहयोग असहयोग कहा गया? क्योंकि महात्मा गांधी का यह मानना था कि भारत में ब्रिटिश सत्ता अगर स्टेब्लिश है तो विद द कोऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ इंडियंस, यानी इंडियंस के हेल्प की वजह से ही है। और इंडियंस अगर उनको हेल्प करना बंद कर दें, अगर इंडियंस जो है अंग्रेजों का हेल्प करना बंद कर दें, तो विद इन 1 ईयर ब्रिटिश रूल विल बी कोलैप्स्ड। वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। ये चीजें महात्मा गांधी जी की एक बुक है। आप क्वेश्चन कभी कोई पूछता है कि इस मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों कहा गया, जिसमें खिलाफत और स्वराज दोनों पॉइंट्स को जोड़ करके जो मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। तो नॉन कोऑपरेशन क्यों कहा गया कि महात्मा गांधी की एक पुस्तक थी जिनका नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था, हिंद स्वराज, आपको याद रखना होगा। महात्मा गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी 1909 में, 1909 में, जिस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। इस फेमस बुक में महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था कि जो भारत में जो ब्रिटिश रूल है वॉज स्टेब्लिश, वो स्टेब्लिश हुआ था कहां पे, इंडिया में, विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन, भारतीयों के सहयोग की वजह से, और हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, और आज सर्वाइव भी कर रहा है तो बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन। यानी महात्मा गांधी ने इस चीज को डिक्लेयर किया कि भारत में जो ब्रिटिश सत्ता है वो आपकी स्टेब्लिश हुई है विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, और चल रही है तो भी विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। और अगर इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर इंडियंस रिफ्यूज कर दें कोऑपरेट करने से, सहयोग देने से मना कर दें, देन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन a year एंड स्वराज वुड कम। तो जो ब्रिटिश सत्ता है, जो ब्रिटिश रूल है, वो 1 साल के अंदर विद इन a year कोलैप्स हो जाएगी और स्वराज आ जाएगा। कुछ ये इस तरीके से महात्मा गांधी का मानना था, जो कि उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखा था 1909 में, जो कि उनकी एक फेमस बुक थी, कि भारत में जो ब्रिटिश सत्ता है वो विद द हेल्प ऑफ इंडियंस ही, विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन ही स्टेब्लिश है और चल रही है। अगर वो सहयोग करना बंद कर दें तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी। तो ये चीजें महात्मा गांधी जी ने कही थी। तो इसलिए इस मूवमेंट को उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नाम दिया कि अब हम सहयोग ही देना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे सहयोग से ही है और हमारे सहयोग से ही चल रही है। तो हम सहयोग देना बंद कर देंगे तो सत्ता भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वही चीज अगला प्रश्न है मन में आएगा हमारे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कि हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट। तो कैसे नॉन कोऑपरेशन जो है एक मूवमेंट बनता है, उसको हम लोग देखेंगे। गांधी जी क्या कहते हैं कि गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी कहते हैं, प्रस्तावित देते हैं कि हम इस मूवमेंट को अलग अलग स्टेज में क्या करेंगे, अनफोल्ड करेंगे। ठीक है, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर्स ऑफ टाइटल्स। कैसे हम करेंगे इसको, ये महात्मा गांधी जी ने बता दिया था कि हमको असहयोग कैसे करना है, हम कैसे असहयोग करेंगे, कैसे कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो उसको उन्होंने बताया कि हम पहली बात, जो भी सरेंडर्स, हम जो भी टाइटल्स हमको मिले हैं, जो भी उपाधियां अंग्रेजों से मिली है,
जो भी अवार्ड्स मिले हैं उनको हम सरेंडर कर देंगे, उनको हम वापस कर देंगे। ठीक है, किसको? जो गवर्नमेंट ने अवार्डेड किया हुआ है जो भी टाइटल्स को, उसको हम क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। एंड अ बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, और हम सिविल सर्विस को बाइकआउट करेंगे। उस वक्त भी सिविल सर्विसेज होती थी, ठीक है, उसको बाइकआउट करेंगे। आर्मी को बाइकआउट करेंगे, पुलिस को बाइकआउट करेंगे, कोर्ट्स को बाइकआउट करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी इलेक्शंस को हम लोग विधान परिषद को, विधान सभा को हम बाइकआउट करेंगे, उनके स्कूल को बाइकआउट करेंगे, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट, मतलब हर वो चीज जो अंग्रेजों से जुड़ी हुई है, जिसमें हम लोग काम करते हैं या रहते हैं या उसका हेल्प लेते हैं या हेल्प देते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग बाइकआउट करेंगे। क्या करेंगे? बाइकआउट करेंगे। चाहे वो उनके द्वारा मिले हुए अवार्ड्स हों, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे आर्मी की सर्विस हो, पुलिस सर्विस हो, कोर्ट में काम करना हो या कोर्ट से काम हो, या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मामला हो, स्कूल में पढ़ने पढ़ाने का मामला हो, या फिर फॉरेन गुड्स का मामला हो, इन सब चीज़ों को हम लोग बाइकआउट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से महात्मा गांधी ने बताया कि हम इसको अनफोल्ड करेंगे अलग अलग स्टेजेस में। किसको? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। एंड देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अगर इसके बाद गवर्नमेंट यूज करती है रिप्रेशन का, दबाने का प्रयास करती है, तो एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कंप्लेंट वुड बी लॉन्च। तब क्या होगा? एक पूरी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च करेंगे। पहले तो हम असहयोग देना बंद करेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने रिप्रेसिव मेजर्स को अडॉप्ट किया तो हम पूरी तरीके से गवर्नमेंट की अवज्ञा करना शुरू कर देंगे, सिविल डिसओबे करना शुरू कर देंगे, उनकी हर बात को मानना हम जो है बंद कर देंगे। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पीपल सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। तो इस मूवमेंट के सपोर्ट के लिए महात्मा गांधी और शौकत अली जो है टूर करना शुरू कर देते हैं अलग अलग जगहों पे, जिससे लोगों को मोबिलाइज किया जा सके, अधिक से अधिक लोगों को इस मूवमेंट से जोड़ा जा सके। इसके लिए महात्मा गांधी और शौकत अली साथ में मिलकर अलग अलग जगहों पे टूर करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें मेनी विद इन द कांग्रेस वर रिलक्टेंट। अब अगला पॉइंट है कि मेनी वर कांग्रेस वर रिलक्टेंट टू बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 1920। अब एक थोड़ा सा पेचीदा मामला है। नवंबर 1920 में काउंसिल इलेक्शन होने वाला था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के ही बहुत सारे लोग जो है इच्छुक थे कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि महात्मा गांधी ने कह दिया है कि हमें काउंसिल सिस्टम को भी बाइकआउट करना है, हमें इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेना है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग रिलक्टेंट थे, अनिच्छुक थे कि भाई हम बाइकआउट तो नहीं करेंगे, हम तो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उनका भी लॉजिक था कि इलेक्शन के थ्रू ही हम अपनी बातें, अगर हम जीत जाते हैं तो हम सरकार पर दबाव बना सकते हैं। तो उनका भी कहीं ना कहीं थिंकिंग कुछ अलग थी। लेकिन जब महात्मा गांधी ने कह दिया कि हमको बाइकआउट करना है तो बाइकआउट करना है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग जो कि नवंबर 1920 में जो इलेक्शन प्रस्तावित था उसमें जो है हिस्सा लेने से कुछ लोग जो है मतलब इच्छुक थे, तो वो लोग भाई इस बात से रिलक्टेंट हो गए कि नहीं हम तो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इलेक्शन के थ्रू उनको कुछ पावर मिलेगी, जब पावर मिलेगी तो हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। ठीक है, दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। उनको लगता था कि मूवमेंट महात्मा गांधी करने जा रहे हैं, मूवमेंट होगा तो हिंसा पक्का होगी, अहिंसा होगी तो फिर से मामला गड़बड़ हो जाएगा और हम पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ये मानना उनका था। सो इन दिस मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। भाई कांग्रेस के कुछ लोग दो धड़ों में बट गए, एक कह रहे हैं कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, एक कह रहे हैं नहीं पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो कांग्रेस के बीच में इंटेंस टसल हो रही थी, सितंबर से लेके आपका दिसंबर तक खूब टसल चली। फाइनली द कांग्रेस सेशन एट नागपुर। अब जो अगला सेशन कांग्रेस का होता है कहाँ पे होता है? नागपुर में। वो भी कब होता है? दिसंबर 1920 में। और फाइनली एक कंप्रोमाइज वाज वर्क आउट एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड। और एक कंप्रोमाइज फाइनली बन जाती है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है कि नहीं कांग्रेस मतलब महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस काम करेगी। और महात्मा गांधी ने कहा कि बाइकआउट तो बाइकआउट, हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को करेंगे। हम क्या करेंगे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को करेंगे। ये आपका नागपुर में दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का सेशन होता है उसमें ये फाइनली चीजें एडॉप्ट कर ली जाती हैं। अब प्रश्न आएगा कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का फाइनली सब कुछ एडॉप्ट कर लिया जाता है तो दो तीन प्रश्न हैं जो हमको समझने हैं। क्या है क्वेश्चन? कि अब ये मूवमेंट कैसे अनफोल्ड होगा? हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड? हु पार्टिसिपेटेड इन इट? कैसे इन अनफोल्ड होगा? कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा? एंड हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन? और कैसे समाज के अलग अलग ग्रुप नॉन कोऑपरेशन के आइडिया को कंसीव करेंगे, यानी उनके लिए नॉन कोऑपरेशन का क्या मतलब होगा। यानी कि आई होप आपने कहानी के सीक्वेंस को बड़े ही शानदार तरीके से समझा होगा और सभी टॉपिक को अच्छे समझ लिया होगा कि अब मूवमेंट कैसे अनफोल्ड होगा,
कैसे लोग, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और अलग अलग सोशल ग्रुप इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको महात्मा गांधी जी बड़ी ही प्लानिंग के साथ लॉन्च करने जा रहे हैं, कैसे लोग इसके आइडिया को कंसीव करेंगे, यानी इसमें लोग कैसे, किस विचारधाराओं के थ्रू इसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। एंड डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट, हम इस टॉपिक को देखेंगे कि गांव के लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, शहर के लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, और कंट्री साइड के लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हुए अगले टॉपिक को देखेंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर और आंसर राइटिंग जैसी चीज़ों को भी हर दिन हम लोग कहीं ना कहीं हैंडल करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के सत्र में इतना ही, और आई होप आपने सभी टॉपिक को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ लिया होगा, और आगे भी जितने भी एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उसको भी आप लोग समझेंगे। सो इसी के साथ हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।